चलिए आइए तो हम लोग पीएनसी डिस्कस करते हैं। पीएनसी इज बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। मतलब वही कंसेप्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर हम आराम से समझ समझ कर देखें तो प्लीज आप लोग भी अपने एंड से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अच्छे से क्लास में समझ समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम पहले पीएनसी करेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी उठाएंगे। दोनों चैप्टर्स आपस में काफी ज्यादा लिंक्ड है, तो इनको साथ साथ में समझ समझ कर करेंगे। ऑलराइट, तो ये करने से पहले आइए मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करूं जो कि हमारे लिए इस चैप्टर में काफी काम आएगी। सबसे पहले अ वेरी कॉमन थिंग इज फैक्टोरियल। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है फैक्टोरियल, जो हम इस चैप्टर में भर भर के यूज कर रहे होंगे। फैक्टोरियल क्या है? जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 5 से स्टार्ट करिए, एक एक कम करते जाइए और कहां तक जाइए? टिल 1, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल। 0 तक मत चले जाइएगा ऑब्वियसली, वरना हर एक फैक्टोरियल का आपका आंसर 0 ही निकल कर आएगा। तो आपको कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। तो मान लीजिए 2 फैक्टोरियल लिखा हो तो दैट इज इक्वल टू 2 into 1 विच इज सिंपली 2। ऑलराइट, ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, प्लीज लिखिए। तो बेसिकली सिंपल भाषा में n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन ऑल द वे टिल 1, all the way till 1. That is what is known as n factorial. This will be used extensively throughout the chapter. तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। ऑलराइट, अब आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ अदरवाइज डिस्कस करूं। मान लीजिए बोला जाए 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब पूरा लिख के मत करो, बट थोड़ा सा सोचो कि क्या होगा। सोचो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल कितना होगा। ऊपर खोलेंगे तो क्या क्या चीज आ जाएगी? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। नीचे खोलेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1। ठक ठक, मतलब ये सारा। तो क्या क्या चीज बन गई? 6 into 5। इसको मैं ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकता था, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तब भी मुझे और क्लियरली समझ में आ जाता कि ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका बच जाता 6 into 5 विच इज 30। समझ आ रहा है सबको? फैक्टोरियल बहुत यूज होंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। मैं आगे चल के मानकर चलूंगा कि हाँ आपको ये क्लियर है, तो प्लीज अभी कुछ डाउट वगैरह है तो अभी पूछ लीजिए। ऑलराइट, तो ये आपका ठीक है। तो और क्या बना सकते हैं? चलो, एक ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, मैं अभी ही बता देता हूं। बाद में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा सा एक क्वेश्चन आगे जाके आपकी किताब के अंदर आएगा। सबसे पहले तो आप इस टाइप का नोटेशन समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 10। बेसिकली दिस मीन्स कि जो भी अंदर एक्सप्रेशन है उसमें आपको पहले n को 1 डालना है, फिर प्लस का साइन डालना है, फिर n को डालना है 2, फिर से प्लस का साइन डालना है, n को डालना है 3, फिर से प्लस का साइन डालना है, एंड सो ऑन। कहां तक? 10 तक। ये इसका मीनिंग होता है। क्लियर है सबको? ऑल राइट। तो अब ये एक बारी को पढ़ के तो बहुत ही रैंडम सा लगेगा शायद कि यार ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है, पर आइए इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले वैष्णवी जी क्या करेंगे? सबसे पहले डालेंगे n इक्वल टू 1, डाल दीजिए। तो क्या चीज आएगी? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, यही आएगा ना। फिर क्या करेंगे? n की वैल्यू डालेंगे 2। 2 डालेंगी तो फिर क्या चीज आएगी मैम? 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल।
फिर इसके बाद 3 डालेंगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कहां तक जाएगा ऐसे? लास्ट में 10 डालेंगे तो क्या चीज लिखूं? 11 फैक्टोरियल मैम, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, यहां तक जाएगा। क्लियर है सबको? अब जरा मन की नजरों से देखो, तो ये भाई साहब और ये भाई साहब तो गए, ये भाई साहब और ये भाई साहब भी गए, ये भाई साहब और ये भाई साहब भी गए मन की नजरों से, और ये भाई साहब और ये भाई साहब भी गए। ऐसे आते आते ये भी चला गया, तो एंड में क्या बच गया इफेक्टिवली? 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आया सबको? लिख कर करिए प्लीज, लिख कर करिए प्लीज, समझिए। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस टाइप से आप लोग फैक्टोरियल के साथ डील कर पाएंगे। तो ये एक चीज हुई जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर। अब आइए एक दो और चीजें डिस्कस करते हैं। एक चीज हम लोग लिखेंगे NCR। अब इसका मीनिंग क्या है मैं अभी नहीं बता रहा इमीडिएटली, वैसे C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, बट वो सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बस आपको मैथमेटिकली बता रहा हूं कि आपको इसको खोलना कैसे है। कहीं पे इस तरीके से एनसीआर लिखा हो, एनसीआर डजंट स्टैंड फॉर नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो कैपिटल है, टॉप लेफ्ट पे एन है और बॉटम राइट पे आर है। इस तरीके से लिखा जाता है NCR। इसको खोलने का क्या तरीका होता है? इसको खोलने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसको खोलने का तरीका होता है। इस तरीके से ये खोला जाता है। क्यों खोला जाता है ऐसे? देयर इज नो रीजन, ऐसे ही डिफाइंड है। लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपके सामने इस तरीके से कोई भी NCR लिखा हुआ होगा, जैसे सपोज आपके सामने लिखा होगा 5C3। भैया 5C3 का मीनिंग क्या है ये तो बताओ, मैं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम है, अभी स्टेप बाय स्टेप चले। 5C3 अगर लिखा है तो मतलब n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो अब n फैक्टोरियल की जगह लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की जगह लिख देंगे 3 फैक्टोरियल, और यहां पे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको खोलोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो। आई थिंक ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 के से 2 हो जाएगा, तो आई थिंक द आंसर विल बी 10। इस तरीके से खोलना है। एनसीआर पूरे के पूरे चैप्टर में हम बहुत ही ज्यादा बार खोलेंगे, तो प्लीज अभी इससे आप दोस्ती कर लीजिए। एनसीआर हम पूरे चैप्टर में बहुत बार खोलेंगे, प्लीज इससे आप लोग अच्छे से दोस्ती कर लीजिए। एनसीआर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। किसी को बीच में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछिएगा। प्लीज इस पे मत सोचिएगा कि नहीं ये क्यों है, ये क्यों है हमारे स्कोप के बाहर है, बस इसी तरीके से डिफाइन कर रखा है जिसने भी डिफाइन करा है। ठीक है इधर तक? तो अब आइए कुछ थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ये खोलने की। सपोज 10C8, 10C8 की वैल्यू निकालिए, और 7C2 की वैल्यू निकालिए, और 5C2 की वैल्यू निकालिए, 5C5 की वैल्यू निकालिए। अच्छा एक चीज जो मेरे से बतानी मिस हो गई आपको, 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, वरना 0 फैक्टोरियल निकालने में कुछ अजीब सा ही हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। तो मैंने ये कुछ फैक्टोरियल्स, मतलब ये कुछ एनसीआर की वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, प्लीज सब लोग पेशेंटली निकालिए, प्लीज सब लोग पेशेंटली निकालिए, लिखकर अच्छे से सॉल्व करिए, सब लोग पेशेंटली निकालिए प्लीज। हाँ जी, कुछ ऐसी वैल्यूज आई हैं जो मैंने लिखी है। 10C8 कितना है? 45।
और 7c2 कितना है 21, और 5c2 कितना है 10, और 5c5 1। आई होप सब लोगों ने निकाला अच्छे से। अच्छा एक चीज नोटिस करो, या चलो ठीक है, एक बार 10c2 भी निकालना प्लीज। 10c2, 10c2 भी 45 आया। अब एक चीज जरा नोटिस करो, यहाँ पे 10c8 की भी वैल्यू 45 आई थी, या 10c2 की भी वैल्यू 45 आई। सिमिलरली यहाँ पे 5c3 की भी वैल्यू 10 आई थी, और यहाँ पे 5c2 की भी वैल्यू 10 आई। इनमें मैं लिंकेज बताता हूं आपको। एक्चुअली एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन सी एन माइनस आर। मतलब इफेक्टिवली 10c8 is going to be equal to 10c10 minus 8, which is 10c2. 5c3 is going to be equal to 5c2. ncr is equal to ncn minus r. ncr is equal to ncn minus r. ये मैंने प्रूव कर दिया आपको एग्जांपल्स के थ्रू। लॉजिकली भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर बेसिकली इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो एक ही बात बन जाएगी। समझ आया सबको? ऑल राइट, तो इस तरीके से ये आपका एनसीआर था। तो प्लीज सब लोग ये एक बार फिर से लिख लो अच्छे से, जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, दैट एनसीआर इज इक्वल टू एन सी सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे सी स्टूड फॉर कॉम्बिनेशन। ऐसी एक चीज होती है परम्यूटेशन, अभी वो सब क्या होते हैं वो सब में हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट ऐसी एक चीज होती है एनपीआर। एनपीआर, एनपीआर को खोलने का क्या तरीका होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेरी सिमिलर टू एनसीआर, बस इसमें आर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेरी वेरी सिमिलर टू एनसीआर। एनपीआर हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे कुछ खोल लेते हैं, मान लो 10c8 खोलने को बोले, सॉरी सी सी लिख दिया मैंने, 10p8 लिखा हुआ, 10p8। तो 10p8 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8, यानी 2 फैक्टोरियल, विच इज इफेक्टिवली अ वेरी बिग नंबर। मतलब ठीक है, 10, ठीक है, अभी अभी निकालो मत, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ब्ला ब्ला। आई थिंक आई शुड हैव रिटन 10p2। सपोज 10p2 करना है, तो 10p2 would be 10 factorial upon 10 minus 2 factorial, which is 10 factorial upon 8 factorial, which is effectively 10 into 9। तो ये भी लिख लो सब लोग अच्छे से प्लीज, दैट एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल? क्या ये सही लिखा है मैंने? सोचो जरा, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ये ठीक लिखा है? एक बार खोल कर देखो दोस्तों, एनपीआर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर को खोलेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठक ठक आ गया ना सेम? दिख रहा है सबको? तो एनपीआर और एनसीआर के बीच में ये सिंपल सा एक रिलेशन भी होता है। तो आई होप ये यहां तक के बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से अभी तक के बेसिक्स रिवाइज कर दूं, तो सबसे पहले हमने बात करी अराउंड एन फैक्टोरियल, विच इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठक 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 ऑल द वे टिल इंटू वन। हमने बात करी एनसीआर की, कैसे बोलता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लिख लो लिख लो लिख लो, ये लास्ट में एक बार लिख लो ये सारे प्लीज।
तो ये अभी तक की मैंने आप लोगों के साथ कुछ बेसिक बेसिक बातें करी है। ये आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से लिखवा रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चंस करते टाइम कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको फिर से रेफर कर पाए। तो ये एक सेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। अब आइए मैं आगे चलता हूं। अभी किताब पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले मैं डिटेल में समझने का, मैं थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करता हूं, फिर हम एक साथ किताब से बल्क में क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब एक चीज जो आपको समझनी है वो है अरेंजमेंट। एक चीज जो आपको समझनी है वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं एंड 5 चेयर्स हैं। आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और आपके पास 5 चेयर्स हैं। 5 स्टूडेंट्स को 5 चेयर्स पे कितने वेज में बैठा सकते हैं? दैट इज अरेंजमेंट। अगर ऐसा कुछ होता कि 8 स्टूडेंट्स हैं लेकिन चेयर सिर्फ 5 हैं, तो बताओ कितने वेज में बैठा सकते हैं? दैट वुड नॉट जस्ट बी अरेंजमेंट। उसमें ना एक सिलेक्शन का भी एंगल होता, कि जब 5 ही कुर्सियां हैं तो पहले तो 5 बच्चे सेलेक्ट करने होंगे आउट ऑफ 8। 8 में से पहले 5 बच्चे सिलेक्ट करने होंगे, फिर उनको अरेंज करना होगा। बट अभी हम सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जितनी जगह हैं उतने ही बच्चे हैं। तो उतनी जगह, तो बेसिकली सिंपली स्पीकिंग, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n things, people, whatever is simply n factorial। अगर आपसे अरेंजमेंट का सवाल है, अरेंजमेंट का, कि बताओ इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, द आंसर इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज n फैक्टोरियल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 5 बच्चे हैं, 5 कुर्सियां हैं, बताओ कितने वेज में बैठ सकते हैं, कितने वेज में? 5 फैक्टोरियल वेज में। 5 फैक्टोरियल वेज में। इसको ना मैं थोड़ा लॉजिकली भी आपको बताना चाहता हूं। एक, मतलब 2 3 4 5, मान लो ये वो 5 कुर्सियां हैं और ये वो 5 बच्चे हैं, ABCDE, ये वो 5 बच्चे हैं। ठीक है, ऊपर जो डैश बनाया वो 5 कुर्सियां हैं और जो नीचे जो 5 बच्चे हैं। अब सोचो पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शंस हैं? हाँ, उसके पास 5 ऑप्शन है, उसको अपने सामने 5 खाली कुर्सियां नजर आ रही है, किसी पे भी जाके बैठ सकता है। तो कितने ऑप्शन है उसके पास? 5। अगले बंदे के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4, क्योंकि एक पे तो एक बैठ गया, बच गई 4 कुर्सियां, तो इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है और इसके पास बचा खुचा एक ऑप्शन है। मल्टीप्लाई कर दो आपस में सबको। दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक कि क्यों n चीजों को अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज होते हैं। फुल स्टॉप। लिख लो लिख लो लिख लो, ऐसा सा एग्जाम्पल बना के लिखो आप लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं कंसेप्चुअली। तो हम मेजॉरिटी पीएनसी अभी इसी टाइम डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे तो बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही करने हैं। तो इसीलिए ये पूरा एकदम बेस है जो आप लोगों को बहुत काम आएगा फॉर पीएनसी। ओवरऑल एन लोगों को अगर अरेंज करना है आपको तो उसके एन फैक्टोरियल वेज हैं। बस ये चीज याद रखिएगा, इसमें सिलेक्शन का कोई एलिमेंट ना हो, जितने लोग हैं उतनी ही जगह हो। तो मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस वैसे ही बताता हूं, आगे तो हम क्वेश्चंस उठाएंगे ही। जैसे पूछा जाए कि एक वर्ड है, मान लो स्माइल, वर्ड है स्माइल। अब सवाल ये है कि इनके इसके जो लेटर्स हैं, इसके जो अल्फाबेट्स है, इससे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? स्माइल जो है इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो एक एक वर्ड बनाने के लिए आपको इफेक्टिवली लेटर्स को, अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। तो 5 अल्फाबेट्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप लोग? 5 फैक्टोरियल वेज में। तो इससे 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, इससे इफेक्टिवली 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं।
समझ आया कुछ कुछ? एक चीज नोटिस करना है, इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीटिंग नहीं है। अगर अल्फाबेट रिपीट होता है तो हमें किसी अलग तरीके से करना होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। यहां तक सबको क्लियर है? लिख लो लिख लो लिख लो। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड विद द वर्ड स्माइल इज नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विच इज 5, so 5 फैक्टोरियल। करिए 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 प्लीज, करिए, लिखकर करिए प्लीज। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बात हुई अराउंड अरेंजमेंट। तो अभी के लिए आपको रफली ये याद रखना है कि अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो जितने भी है उसका n फैक्टोरियल कर दीजिए, तो उतने वेज में इट विल गेट अरेंज्ड। ठीक है, वन थिंग। ओके, अब आइए वन ऑफ द लास्ट थिंग्स डिस्कस करते हैं, विच इज सिलेक्शन। सिलेक्शन if we have, लिखिए लिखिए, to select r things out of total n things, the number of ways is NCR। लिखिए प्लीज सब लोग अच्छे से। if we have to select r things out of total n things, the number of ways is NCR। और NCR कैसे खोलते हैं ये बात आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल, if we have to select 3 students out of 5 students, the number of ways will be, अगर हमें n चीजों में से r चीजें सेलेक्ट करनी है तो उसको सेलेक्ट करने के वेज होते हैं NCR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही जैसा मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपको 5 में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो उसके 5C3 यानी इफेक्टिवली 10 वेज हैं। जैसे आप ही 5 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को कोई 2 बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं, तो मैं आप दोनों को सिलेक्ट कर ले, मतलब एक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने एग्जैक्टली 10 वेज काउंट कर लिया। समझ आया? और वही है ये 5C3। थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं बस फॉर्मूले हैं, एकदम लॉजिकल लॉजिकल बात है। समझ में आया सबको क्या बातें हो रही हैं? तो अगर आपको n चीजों में से r चीजें सेलेक्ट करनी है तो उसके NCR नंबर ऑफ वेज है। तो ये चीज बहुत इस्तेमाल होती है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाले सिलेक्शन और उसके ऊपर वाले अरेंजमेंट को थोड़ा लिंक करता हूं। सपोज देर आर 10 स्टूडेंट्स बट only suppose there are 10 students, in how many ways can the first, second and third prize be awarded? एक बार क्वेश्चन लिखिए प्लीज, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, क्वेश्चन लिखिए प्लीज अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको किसी एक को फर्स्ट बनाना है, किसी को सेकंड बनाना है, किसी एक को थर्ड बनाना है। कितने वेज हैं? कितने वेज हैं? सवाल समझ आ गया सबको? 10 स्टूडेंट्स हैं, मेरे को मेरे मेरे पास 3 प्लेट्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कितने वेज में मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? तो अब आपको ये समझना है कि अब सीधा अरेंजमेंट नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होगा ना 3 ही स्टूडेंट्स हैं और 3 ही देने हैं, फिर तो उनमें अरेंज कर सकते थे। बट यहां पे क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, 10।
और कितने जगह है हमारे पास? 3। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। पहले करना पड़ेगा सिलेक्शन। 10 में से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर उन 10 में से 3 सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। मान लीजिए आप 10 बच्चे हैं, पहले तो मैं 3 बच्चे सिलेक्ट करूंगा। मान लीजिए आप तीनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब आप तीनों को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा? इनमें आपस में अरेंजमेंट करूंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू डू सिलेक्शन, that is select 3 students out of 8 students, 10 students, sorry. Then we have to arrange those 3 students. सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद आपको अरेंजमेंट करना है। मतलब सिलेक्ट कितने वेज में कर पाओगे बताओ? यस यस एमिलिया बताइए प्लीज। फर्स्ट पोर्शन इज सिलेक्शन, व्हाट विल बी द आंसर टू दैट? 10C3। थैंक यू सो मच, परफेक्ट आंसर 10C3 है ना। हमने यही तो करी थी बात की, अगर हमें n चीजों में से 8 चीजें सिलेक्ट करनी है तो उसके NCR वेज हैं। तो अब 10C3 वेज में उसे सिलेक्ट कर पाओगे। अब 3 लोग आ गए, अब क्या करना है उन्हें? अरेंज। माही बताइए कितने वेज में अरेंज करेंगी? 3 फैक्टोरियल, परफेक्ट। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। सो द आंसर इज 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ आया सबको? थोड़े स्टेप समझ आए कि कैसे अप्रोच करना है? प्लीज इसको अच्छे से डाइजेस्ट करिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। पी जो होता है ना, पी में पर्सनली ज्यादा यूज नहीं करता, ये लोग यूज करता है, बट चलो जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। तो अभी तक जो आप लोगों ने सब लिखा है ना, प्लीज इसको डाइजेस्ट करिए एक बार। अभी तक जो लिखा है प्लीज डाइजेस्ट करिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू योर बुक। नाउ वी विल मूव ऑन टू योर बुक। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोगों को, जो मैंने थोड़ा सा बेस बनाने का ट्राई किया इन वट एवर 35 मिनट्स, तो वो आप प्लीज एक बार अच्छे से कर लो। ये जो हमने पोर्शन डिस्कस किया, फ्रैंकली इससे एटलीस्ट आधे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के एटलीस्ट आधे क्वेश्चन हम लोग इजीली लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इसको आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट करिए प्लीज। समझ आया सबको कुछ कुछ? चलिए आइए, आइए अब आपकी किताब से कुछ कुछ देखते हैं। बेसिक कॉमन कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऊपर, ultimately this chapter comes down to these two aspects, that you have to focus on selection and then you have to focus on arrangement. आइए देखें। ऑल राइट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ठीक है, मैंने दिया है आपको। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल। A certain thing might be done in m different ways, and when it has to be done, a second thing can be done in n different ways. So total ways is going to be m into n. ठीक है। एडिशन रूल ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पे हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। फैक्टोरियल इन्होंने भी देखिए वैसे ही लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ऑल द वे टिल इंटू 1। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल फाइंड करने को बोला गया है। फैक्टोरियल में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े नंबर्स बन जाता है। सो 20 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, और 20 तो फिर भी छोटा है। ठीक है, तो फाइंड दिस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब आपको ये मन से ही समझ जाना चाहिए कि इसमें 9 इंटू 8 इंटू 7 के बाद तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आंसर इज गोइंग टू बी 9 इंटू 8 इंटू 7। ये कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल के बाद अगेन इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, अगेन वो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है सबको? ऑलराइट, फाइंड एन। ओके, आओ जरा ये देखें क्या लिखा है। अच्छा, तो फैक्टोरियल को ना इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 10 फैक्टोरियल या ऐसे 10। दिस इज ऑल्सो
10 फैक्टोरियल। आइए जरा ये क्वेश्चन करते हैं ट्राई। क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन समझ आया सबको? एमिलिया, इज द क्वेश्चन क्लियर? एग्जाम्पल 4, यस। अब क्या करें? अब आप सबसे पहले ये सोचो कि n प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलने जाऊंगा तो क्या आएगा, n इंटू दिस इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलने जाऊंगा तो यही आएगा ना, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब क्या आ गया, n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 30। तो या तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो, या उससे इजियर वे है शायद। आप देखो लेफ्ट साइड पर क्या है, दो सक्सेसिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, राइट? n इंटू n प्लस 1, दो सक्सेसिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट हैज बीन इक्वेटेड विद व्हाट, 30। तो सोचो कोई दो सक्सेसिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 30 आता हो, 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6, वट एवर। So that simply tells you that this must be 5 and this must be 6. So n is equal to 5 will be your answer. समझ आया सबको? लिख कर करिए प्लीज, लिख कर करिए प्लीज, आलस मत करिए, लिख कर करिए प्लीज अच्छे से। परम्यूटेशंस मैं इनका ये नहीं पढ़ा रहा। एनपीआर को खोलने का तरीका मैंने भी आपको यही बताया था, एनपीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो ये तीन चीजें इवैल्यूएट करने को बोल रहा है, करिए प्लीज, आलस मत करिए, ये तीन चीजें इवैल्यूएट करिए, करिए करिए दोस्तों, करिए ये तीन चीजें इवैल्यूएट करिए प्लीज। निकाला 5p3 की वैल्यू कितनी आई, 60, फिर 10p2 की एंड 11p5 की, ये थोड़ा लंबा समझ आया सबको? अब देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 पढ़िए प्लीज। क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 letter words कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। तो पहले क्या चीज करनी है हमें, सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करना है। मैंने ऐसा ही तो कराया था एग्जैक्टली मैंने जो लास्ट एग्जाम्पल कराया था मैंने यही तो करवाया था कि 10 में से अगर हमें 3 लोगों को 1 2 3 देना है तो कितने वेज हैं। तो पहले हमें सिलेक्ट करना है और फिर हमें अरेंज करना है। तो यहां पे आपके पास पहले आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 अल्फाबेट्स है। 6 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं। कितने वेज हैं, 63। तो 63 वेज में आपने 3 सेलेक्ट कर लिए, फिर क्या करना है, उन्हें अरेंज करना है। 3 लोगों को अरेंज करने के कितने वेज हैं, 3 फैक्टोरियल। तो 63 इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। करिए प्लीज, करिए, लिख लिख कर करिए सब लोग अच्छे से प्लीज, आलस मत करिए, लिख कर करिए अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी ये रियलाइज करिए कि पहले हमें सिलेक्शन करना है और उसके बाद हमें अरेंजमेंट करना है। करिए अच्छे से प्लीज सब लोग, कर लिए दोनों। अगले वाले में कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। हेक्सागन में से 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं तो 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। कर रहा है मैच, पहले का आंसर आया 120 और अगले वाले का 210। आपको इसका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, इसने पीवी के तरीके से कर रखा है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऐसे सोचना इज द बेटर वे। कर लिया मैम, सेकंड भी हो गया, बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस इज वेरी सिमिलर टू, चलो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। 5 लोग हैं और पांचों को ही खड़ा करना है। तो क्या इसमें कोई सिलेक्शन का एंगल है, नहीं, इसमें सिलेक्शन का कोई भी एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ किसका एंगल है, अरेंजमेंट का। इसमें सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट का ही एंगल है। तो कितने वेज हैं अरेंज करने के 5 लोगों को, 5 फैक्टोरियल। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। करिए 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 करिए, समझिए प्लीज,
समझिए सब लोग अच्छे से प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछिए। हाँ जी, तो फोर्थ एग्जाम्पल समझ आया हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 लोग हैं और उसमें से आप, सॉरी 13 लोग हैं और आपको 13 में से 3 लोगों को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस देने हैं। तो आपको पहले 13 में से 3 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे इन 13C3 वेज, और उसके बाद उन्हें 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करना होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 पढ़िए प्लीज। Question: In how many ways can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student? तो आप अगेन पहले 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 3 सेलेक्ट कर लोगे। बेसिकली आपको 3 स्टूडेंट्स को 3 के साथ मैप करना है, तो 4 में से 3 सेलेक्ट कर लोगे पहले 4 CAs में से, तो 4C3 वेज में उनको सिलेक्ट कर लिया। अब उन्हें 3 जगह पे बैठा दिया तो इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। तो ये जरा आपको पहले सवाल समझना पड़ेगा। परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, दिस इज सिंपली np3। मैंने बताया था ना, p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, तो n में से 3 एट अ टाइम अगर लेकर करना है तो दैट वुड बी सिंपली np3। कह रहा है इफ 6 times दिस नंबर, 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the permutation of n minus 1 things taken 3 at a time। ये क्या इक्वेशन समझ आ रही है आपको? यही लिखा हुआ था क्वेश्चन में। ये इक्वेशन तक आपको पहले पहुंचना है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या ये इक्वेशन तक आप लोग पहुंच पाए? देखिए सवाल अच्छे से आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बिल्कुल पहुंच पाएंगे। n थिंग्स में से n में से 3 एट अ टाइम लेना है तो np3 इंटू 6 टाइम्स, एंड n माइनस 1 में से 3 लेने हैं तो n-1p3 और उसका 7 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई थिंक n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो आई थिंक यहां से कट जाएगा तो 6 इंटू n बच जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सब समझ आए? इसके बाद तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए करिए प्लीज, समझिए, देखिए करिए प्लीज, समझिए, समझ आइए, फिर इक्वेशन तो आई थिंक इजीली सॉल्व हो जाएगी। 6n इज इक्वल टू 7n माइनस 21, तो बेसिकली n इज इक्वल टू 21। आया समझ में दोस्तों? ये सम ऑफ डिजिट्स वाला मैं अलग से कराऊंगा, सम ऑफ डिजिट्स वाला एग्जांपल मैं अलग से कराऊंगा। आइए नेक्स्ट करते हैं ट्राई, नेक्स्ट करते हैं ट्राई एग्जांपल 8। कह रहा है np3 इज इक्वल टू 60, हमें इसको सॉल्व करना है। np3 इज इक्वल टू 60, np3 इज इक्वल टू 60, तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60, तो ये क्या हो गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 60, है ना? तो आई थिंक इजीएस्ट वे यही है कि 3 सक्सेसिव नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए, क्योंकि आपको दिख रहा है ना n n माइनस 1 n माइनस 2 तीनों आपस में बैक टू बैक नंबर्स हैं, तो 3 बैक टू बैक नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट आपस में 60 आए। सोचो सोचो सोचो। 3 4 5, 4 3 12, 12 5 60, हाँ 3 4 5,
तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। अब ये देखें, एक और एग्जांपल मैंने स्किप कर दिया, एग्जांपल 10 देखें। आइए, कह रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू n इंटू n फैक्टोरियल होती है, ये प्रूफ करना है हमें। कैसे करें? आई थिंक n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी, अगर हम n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस n फैक्टोरियल। अब क्या क्या चीज करूं, n फैक्टोरियल को ले लेता हूं कॉमन, तो अगर n फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो क्या आ गया, n प्लस 1 माइनस 1 विच इज n फैक्टोरियल इंटू n, हेंस प्रूव्ड। आइए एग्जांपल 11 देखें। एग्जाम्पल 11 देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ क्लब विद 10 members select a president, secretary and treasurer if no member can hold 2 offices and each member is eligible for any office? ये एकदम वैसे क्वेश्चन है जहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बंदा असाइन करना था। आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से आपको 3 लोगों को एक ये 3 पोस्ट देनी है, तो पहले क्या करेंगे, 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करेंगे इन 10 से 3 वेज और उनको इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे। करिए प्लीज, समझिए, करिए प्लीज दोस्तों, करिए, समझ कर करिए प्लीज। समझ आया ना सबको, क्लियर है? ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हेन जॉन अराइव्स इन न्यूयॉर्क ही हैज 8 शॉप्स टू सी बट ही हैज टाइम ओनली टू विजिट 6 ऑफ देम। तो बताओ कितने वेज में कर सकता है? तो पहले तो 8 में से 6 सिलेक्ट होंगी और फिर उनका आपस में ऑर्डर डिसाइड होगा 6 फैक्टोरियल वेज में। बेसिकली 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल। समझ आया सबको? फिर लिखा है when Dr. Ram arrives in his dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. If he can see only one patient at a time, find the number of ways he can schedule his patient if they all want their turn. तो मतलब 12 लोगों को आपको देखना है, तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट, सिर्फ अरेंजमेंट है, इसीलिए द आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल। इफ 3 लीव इन डिस्गस्ट, मतलब 3 लोग तो चले गए, तो अब 9 को ही देखना है, तो 12c9 में से सिलेक्ट कर लिया इंटू 9 फैक्टोरियल। चलिए आइए अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5A। तो इसमें ना ऑनेस्टली फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चलो मैं जो इजियर है वो आप खुद से कर लीजिएगा, मैं थोड़े ठीक वाले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। यहां पे लिखा हुआ है एनपीआर में एन इज ऑलवेज एन इंटीजर रादर अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एन क्या है, एन तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, तो वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। मैं ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। 14th पे आइए प्लीज, 14th क्वेश्चन पे आइए प्लीज, जो थोड़े कंसेप्चुअल वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 14th पे आइए प्लीज, 14 सब लोग पढ़िए अच्छे से, 14th पे आइए, 14 सब लोग पढ़िए प्लीज अच्छे से। चलिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज। तो आपने इस टाइप के सवाल करे, कितने अल्फाबेट्स हैं कंप्यूटर वर्ड में, 8, तो शायद आप आंसर बोलना चाहें 8 फैक्टोरियल, तो शायद आप लोग आंसर बोलना चाहेंगे 8 फैक्टोरियल, यही तो था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट बी द आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है रीअरेंज्ड, मतलब और कितने वेज में कर सकते हैं। जो 8 फैक्टोरियल वेज है उसमें से 8 वे तो कंप्यूटर खुद है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं गिनना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीअरेंज कितने वेज में हो सकता है, अरेंज नहीं रीअरेंज, इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल माइनस 1, 8 फैक्टोरियल माइनस 1। चलो नेक्स्ट भी हमारे लिए थोड़ा नया है, 16th क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, मैं समझाता हूं। अच्छा नहीं, उससे पहले ये 15th भी हमारे लिए नया है, 15th के थ्रू हम नई चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन ये है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू जो कि बहुत टाइम तक अगेन आपके साथ रहेगा।
वर्ड है फेलियर, वर्ड है फेलियर, FAILURE। अगर सिंपली पूछता 3 4 5 6 7, अगर सिंपली पूछता कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं तो आप आंसर कर देते 7 फैक्टोरियल। बट ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताओ कितने वेज पॉसिबल हैं जहां पे कि वॉवल्स साथ में आए, कितने वेज पॉसिबल है जहां पे कि वॉवल्स साथ में आए। ये बात समझ आ रही है सबको? तो हम क्या करेंगे, हम सारे वॉवल्स को एक पैकेट में डाल देंगे, पैकेट बोलो थैली बोलो जैसे भी, हम सारे वॉवल्स को एक पैकेट में डाल देंगे। ये इस टाइप के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज ये कंसेप्ट थोड़ा अपने साथ दोस्ती करिए। यहाँ पे क्या बोला गया कि सारे वॉवल्स एक साथ चाहिए। अच्छा आपको ये समझ आता है, इसका ये मतलब नहीं कि सारे कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि वॉवल सेंटर में थोड़े कॉन्सोनेंट्स यहाँ थोड़े कॉन्सोनेंट्स यहाँ। तो क्वेश्चन में ये है कि सारे वॉवल्स एक साथ आएंगे, तो वॉवल्स को उठा के इस पैकेट में डाल दो, ए को, आई को, यू को और ई को। तो अब इफेक्टिवली क्या बच गया आपके पास, आपके पास अब बाहर से देखोगे तो बच गया FLR और एक पैकेट। ये बात समझ आ रही है? ये अगर साथ में चाहिए तो इनको एक पैकेट में डाल दिया, तो आपके पास बच गया FLR और एक पैकेट। ये 4 एंटिटीज बच गई। अब बताओ 4 एंटिटीज कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप? 4 एंटिटीज को अरेंज करने के कितने वेज हैं? पहली चीज जो आज लिखवाई थी मैंने, एन चीज, हाँ तो 4 फैक्टोरियल। 4 चीजों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज है। ये बात समझ में आई? फिर क्या करेंगे, फिर हम अपनी आंखों से पैकेट के अंदर झांकेंगे, और पैकेट के अंदर हमें क्या नजर आएगा, AIUE। ये भी तो आपस में घूम सकते हैं। किसी ने ये थोड़ी बोला कि AIUE ऐसे ही आएंगे, कि ये भी तो आपस में घूम सकते हैं। अंदर कितने हैं? 4। तो 4 चीजें आपस में कितने वेज में घूम सकती हैं? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर। ये प्लीज, ये बहुत ही कॉमनली यूज कंसेप्ट है, इसको प्लीज अच्छे से समझिए, अच्छे से लिख के करिए प्लीज, बहुत ही ज्यादा यूज कंसेप्ट है ये पैकेट्स वाला। समझ आया सबको कंसेप्ट ये? ऑल राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 examination papers are arranged in such a way that the best and the worst paper never come together. So there are 10 papers, उसमें से एक कोई बेस्ट है, एक कोई वर्स है, और बाकी कितने और है? 8 मोर है, मतलब 8 है, एक बेस्ट है एक वर्स है। कह रहा है बेस्ट एंड वर्स शुड नॉट कम टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज आएगी, बट इजियर वे ये है इस क्वेश्चन में कि टोटल वेज निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो व्हेन बेस्ट एंड वर्स आर टुगेदर। क्वेश्चन असली में क्या था कि बेस्ट एंड वर्स आर नॉट टुगेदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले निकाल लो कि बेस्ट एंड वर्स आर टुगेदर, और अगर उसको टोटल में से माइनस कर दोगे तो वही वेज बच जाएंगे व्हेन बेस्ट एंड वर्स आर नॉट टुगेदर। ओके, अब इसके कितने वेज है कि बेस्ट एंड वर्स आर टुगेदर? तो क्या करें, इनको भी एक पैकेट में डाल दे, बेस्ट एंड वर्स को भी एक पैकेट में डाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा? 8 पेपर्स बच जाएंगे और एक पैकेट बच जाएगा। कुल कितनी एंटिटीज हो गई? 9। तो 9 एंटिटीज कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। और फिर पैकेट के अंदर झांकेंगे, पैकेट के अंदर कितनी एंटिटीज हैं? 2। तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। मतलब व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट आर टुगेदर, इसके 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतने वेज हैं। समझ आया? और वैसे अगर 10 पेपर्स हैं तो उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे? आप बताइए,
आपने एक पैकेट जब बना दिया तो उसके बाद कितनी एंटिटीज बच गई? 8 पेपर्स और एक पैकेट, इसलिए 9 हो गए। तो 9 फैक्टोरियल एंड इंटू 2 फैक्टोरियल, और टोटल वेज अदरवाइज कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर आंसर, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ आया क्या दोस्तों सबको? एक्चुअली एकदम सेम क्वेश्चन इसका अगला क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, तो उसका आंसर आ गया? मतलब आंसर क्या होगा इसका 16th का? कौन से मैच कराओगे? थोड़ी मेहनत करो। ऐसा साथ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हमारा आंसर आंसर आए। तो हमें थोड़ा अपने हमने जो आंसर निकाला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करिए प्लीज। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है, आप 9 फैक्टोरियल को बाहर बाहर निकाल लो। तो 9 फैक्टोरियल को बाहर निकालोगे तो 10 फैक्टोरियल में से सिर्फ 10 बच जाएगा। 10 माइनस टू 8, तो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, विच इज ऑप्शन सी। समझ आया सबको? एकदम सेम क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है। जस्ट दैट 16th में आपको नंबर ऑलरेडी गिवन था 10, यहां पे आपको नंबर गिवन नहीं है, तो यहां पे नंबर गिवन है n। कह रहे n आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। तो कितने वेज हैं? तो अगेन उन दो आर्टिकल्स को उठा के एक पैकेट में डाल दो। तो अब n-2 तो आर्टिकल्स बच गए और एक पैकेट बच गया, तो कुल मिला के n-1 हो गए। तो n-1 हो गए, वो n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे, और उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो जब पैकेट के अंदर झांकोगे, और इसको टोटल वेज से माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। एंड अगेन वही n-1 फैक्टोरियल कॉमन निकालने से वही, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 बन जाएगा शायद। हाँ, ए ए ए आंसर आएगा, ए। करिए प्लीज समझ समझ कर दोस्तों। 18th करिए, 18th तो हम बहुत बारी कर ही चुके अब तक। 18th करिए प्लीज। हाँ जी, कर लिया। 12 में से 3 लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड देना है, तो वही 12C3। 12 में से 3 सेलेक्ट करें इंटू 3 फैक्टोरियल, 12C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 19th अभी मैंने नहीं कराया है, 2021 भी मैं कल उठाता हूँ। 22nd क्वेश्चन पे आइए प्लीज एक बार। 22nd क्वेश्चन पे आइए प्लीज। 22nd क्वेश्चन सब लोग पढ़िए अच्छे से। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल ऑलवेज बी देयर। मतलब आपको एंगल वर्ड एज इट इज चाहिए, तो पूरे एंगल वर्ड को उठा के पैकेट में डाल दो। पूरे एंगल वर्ड को उठा के पैकेट में डाल दो, तो क्या दिखेगा तुम्हें? TRI और एक पैकेट, तो कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद पैकेट के अंदर झाकेंगे तो क्या चीज करेंगे फिर? हाँ, एकदम गलत जवाब। बेसिकली पैकेट के अंदर 5 लेटर जरूर हैं, लेकिन अ- अगर उनको भी अरेंज कर दिया तुमने तो एंगल वर्ड बचेगा। तो पहले क्यों बोला था फिर 5 फैक्टोरियल? समझ में आ रही है बात? आप पैकेट के अंदर झांक के उसको रीअरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको रीअरेंज कर दिया फिर तो एंगल वर्ड बचेगा ही नहीं, फिर तो और कुछ ही बन जाएगा। तो आप पैकेट के अंदर झांक के कुछ भी नहीं कर सकते। इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल ही आपका आंसर होगा। समझ में आया? लिखकर करिए अच्छे से प्लीज, लिखकर समझ कर करिए प्लीज अच्छे से। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से, मैं कराता हूं। पढ़िए प्लीज। क्या क्वेश्चन है? द वर्ड इज डॉटर। द वर्ड इज डॉटर। हमें इन्हें रीअरेंज करना है सच दैट वॉवल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेसेस पे ही आए, कहीं और ना आए। क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो एक बार मैंने जितना बनाया हुआ है ये प्लीज बनाइए सब लोग। मैंने जितना बनाया हुआ है ये प्लीज सब लोग बनाइए।
तो वॉवल्स कौन से हैं? ये 3 है। अब ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। हाँ, 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस ऑड प्लेसेस हैं। इनमें से कितनी जगह सिर्फ इन्हीं पे वॉवल्स आ सकते हैं, कहीं और तो नहीं आ सकते? इनमें से, इन 4 जगहों में से मुझे कितनी जगह सिलेक्ट करनी है? 3, क्योंकि 3 ही जगह पे वॉवल्स आएंगे ना। तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने के दोस्तों कितने वेज हैं? 4C3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 4 जगहों में से 3 जगह सिलेक्ट कर ली। अब इन 3 जगहों पे उन 3 को घुमा दूंगा आपस में। जो ए यू ई है, उनको इन 3 जगहों पे घुमा दूंगा आपस में। क्लियर है सबको? फिर बची कितनी जगह? 5 जगह बची। और कितने लेटर्स बच गए? 5। तो 5 जगहों पे 5 लेटर्स कितने वेज में आएंगे? 5 factorial, because there is no selection. This will be your answer. This will be your answer. अच्छे से लिख के करिए प्लीज। अच्छे से लिख कर करिए, समझ कर करिए प्लीज।